हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? बहुत अच्छी बात है। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक प्लांट में न्यूट्रिशन ख़त्म कर लिया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस उसके लिए बच्चों 4 वीडियोस डाले गए हैं। आप लोग उन चारों वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। बच्चों, हमने उसमें बहुत ही अच्छे से आपको प्लांट में न्यूट्रिशन को समझाया है। आप हो सकता है थोड़ा जो विजुअल है, मतलब जो इफ़ेक्ट्स है वो आपको कम देखने को मिले। अगर आप कंटेंट पे ध्यान दोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हमने जो उसमें पढ़ाया है, समझाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छा दिया है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा दिया है। और बाकी आप तो जानते ही हो। बच्चों, आज से हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बच्चों, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। और ये हमारे डेली लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम अपने बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। हमें अपने बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है, क्योंकि डेली हम खाना खाते हैं और खाने से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हमें होते हैं। तो अगर हमें थोड़ी बहुत इसकी जानकारी हो तो हम अपना भी ध्यान रख सकते हैं, हम अपना भी स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। तो हमारा वही मोटिव है बच्चों, कि आपको पढ़ाई के साथ साथ चीज़ें समझ में भी आएँ और आप अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सके। आप अपने प्रतिदिन का जो आपका दिनचर्या है, आप उसमें भी अपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें सीखते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो बच्चों, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फ़ोटो है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग, आई होप कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर जैसे ख़त्म होगा बच्चों, हम इसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस है या फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हम सब करवाएंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। और आप, मैं जहाँ तक मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने सारे दोस्तों में ये मतलब शेयर कर रहे हैं। और जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उन्हें भी बताइए कि अभिमन्यु सर आप लोगों का क्लास ले रहे हैं और उन्हें भी बेनिफिट पहुँचे। बस मेरी यही कामना है। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने स्कूल, अपनी फैमिली, अपने शहर, अपना स्टेट, अपना नेशन का नाम रोशन करिए बेहतर करके। बाकी हमारा नाम तो वैसे भी रोशन हो जाएगा जब आप कुछ बेहतर करेंगे। तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है जब हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स कुछ अच्छा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। शुरू करने से पहले बच्चों, मैं एक कोट बताना चाहूँगा आपको। मोटिव इज द रूट ऑफ मोटिवेशन। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आपका मोटिव क्लियर है, आपका उद्देश्य क्लियर है, तो आपका मोटिवेशन यही है। मतलब ये है कि जैसे मान लो, मैं आपको चाहे जितना भी मोटिवेट करूं, आपके पास थोड़ी देर के लिए वो जोश रहेगा और वो फिर चला जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है बच्चों, वो थोड़े समय के लिए रहता है, फिर वो चला जाता है। आपको अंदर से कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको किक करे, आपको कहे कि भाई तू कुछ कर, है ना? तो हर आदमी के पास कोई ना कोई एक रीज़न होता है कुछ करने का बच्चों। आप भी अपना रीज़न ढूंढ लीजिए कि बच्चों आपको क्यों ऐसा करना है, आपको क्यों पढ़ना है, आपको क्यों बेहतर बनना है, आपको अपनी फैमिली के लिए बेहतर बनना है, आपको अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जगह के लिए और खुद के लिए। पढ़ लिख के बच्चों हम एक अच्छा इंसान बनते हैं और ये काफ़ी है कि नहीं है? ये काफ़ी है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी है, एक गोल होना बहुत ज़रूरी है कुछ बेहतर करने के लिए। तो बच्चों, न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं, तो जैसा कि हमने न्यूट्रिशन का डेफिनेशन पहले ही जाना है, न्यूट्रिशन क्या होता है, रिवीजन के लिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। बहुत ही शॉर्टकट डेफिनेशन और बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन है बच्चों। फूड से मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया है, फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसे हमें एक्सट्रैक्ट करके अपने बॉडी को देना है यूटिलाइज करने के लिए। बस वही न्यूट्रिशन है बच्चों। न्यूट्रिशन के टाइप्स हमने देखा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं और वो जो सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं बच्चों, वो इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब वो किसी लिविंग थिंग से जो है, मतलब किसी लिविंग थिंग को मार के नहीं कंज्यूम करते हैं, उसमें लाइफ नहीं होता है। तो इसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे प्लांट्स के द्वारा जो यूज़ किए जा रहे थे, वो वाटर था और CO2 था।
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बच्चों यहाँ पे रेडीमेड फूड कंज्यूम किया जाता है बच्चों। रेडीमेड फूड, जो फूड पहले से बना हुआ है, जिसको बस खाना है, खाने के बाद बॉडी उसे अपने अनुसार खुद यूटिलाइज कर लेगा। जहाँ पे हम लोग ह्यूमंस, एनिमल्स, वैसे ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यानी यहाँ पे हम डिपेंडेंसी शो करते हैं, हम किसी दूसरे पे ऊपर डिपेंड रहते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, हमारे बॉडी में क्या होता है ना, ज़रा ध्यान से समझेंगे। हमारे बॉडी में बच्चों बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में अगर आप बात करोगे तो लगभग 13-14 ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं। 13-14, कुछ का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, अभी जो देख रहे हो, कुछ तो आप इसी चैप्टर में पढ़ लोगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हार्ट, ब्लड वेसल्स वाला। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया बच्चों, जिसमें लंग्स, नोज, ट्रैकिया ये सब शामिल है। एंडोक्राइन सिस्टम हो गया बच्चों, हार्मोन रिलीज करने वाले सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है ना, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है। मतलब लगभग 13-14 ऑर्गन सिस्टम है बच्चों। इन सब का एक ही मोटिव है, इन सब का एक ही मोटिव है। मोटिव जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इनका एक ही उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य, जरा बताइए। ये सब काम क्यों कर रहे हैं? इन्हें इन्हें हमें जिंदा रखना है, हमें अलाइव रखना है। इनका एक ही उद्देश्य है, जिंदा रहना, है ना, हमें जिंदा रखना है, यानी इस शरीर को जिंदा रखना है। या फिर यूं कहिए, ये सब मिल करके शरीर का निर्माण करते हैं और सब काम करते हैं, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। आप एक चैप्टर पढ़ोगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे हमारे बॉडी का एक एक टिश्यू, एक एक सेल, एक एक ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे के कोऑपरेशन में काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको 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 मसल्स में पेन है। पेन का कारण कुछ भी हो सकता है, मसल टियर हो गया होगा, चोट लग गई होगी। आप नोटिस करेंगे ये आपका पूरा बॉडी लेजी हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, फीवर सा हो जाता है, जहाँ पे आपका काम करने का जो रेट है वो स्लो हो जाता है। तो आप ज़रा सोचिए, प्रॉब्लम तो मसल को था, डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ी था, सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ी था, लेकिन पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी यूनिटी है। वो कहते हैं कि भाई मेरा दोस्त जो है उसकी तबीयत खराब है, हम सबको मदद करना होगा उसे, और सब मिल करके साथ में काम करते हैं। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सक्सेसफुली अपने जीवन को जी पाता है। तो हमें भी इससे सीखना चाहिए। हम भी किसी फैमिली में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जो है वो रहना चाहिए। कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों, है कि नहीं है। और आपको अपने बॉडी के ऊपर भी आपको क्या करना होगा, कंट्रोल रखना होगा। आपके बॉडी को, आपको अपने माइंड को कोऑपरेट करके चलाना सिखाना होगा, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। आप ऑटोमेटिक मोड में नहीं चलें, आप डेड बॉडी नहीं है। डेड बॉडी क्या होता है, वो जिसको उसको जैसे रखोगे वैसे रह जाएगा। उसी तरह से एक आदमी जो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करता है, वो एक डेड बॉडी की तरह है। जो लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो एक डेड बॉडी की तरह है। जिसको सोने का मन किया वो सो गया, कुछ नहीं किया, कोई मतलब नहीं है उसके एक ह्यूमन होने का। हमें बॉडी दिया गया है कुछ करने के लिए, आराम के लिए नहीं दिया। आराम करना है लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। मशीन है तो मशीन को थोड़ा रेस्ट दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आदत सुधारिए, मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूरी बना के रखिए, किताबों से जो है वो रिश्ता रखिए आप, ठीक है। और थोड़ा समय खुद को दीजिए, खुद को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। खुद को समय देने का मेरा मतलब है आप थोड़ा समय अकेले भी बिताइए, है ना, थोड़ा देर लोनली रहिए, अलोन रहिए, खुद से बातें करिए, चीज़ों को समझिए, सीखिए, तब जा कर के आप बेहतर तरीके से कुछ कर पाएंगे। अपनी कमियों को देखिए, अपनी गलतियों से सीखिए। चलिए, तो उनमें से एक सिस्टम है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब सिस्टम का पापा है। पापा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यही वो सिस्टम है बच्चों जो फूड से न्यूट्रिएंट्स को अलग करेगा और फिर बॉडी को देने वाला है।
अगर यही फूड जो है, यही फूड से न्यूट्रिएंट्स नहीं निकाले, मान लीजिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर अच्छे से नहीं काम करेगा, तो फिर आप बताइए बाकी दूसरे सिस्टम को कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, वो काम कैसे करेंगे। तो इसका सबसे ज़रूरी है, इसका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पुराने लोग कहते हैं कि अगर आपका खाना अच्छा है, अगर आपका फूड अच्छा है, तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और ये हद तक सही भी है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें जाती हैं। सपोज करिए कि ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मस्कुलर सिस्टम है, ये स्केलेटल सिस्टम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम है। अब यहीं से आप सबको जहर भेजना शुरू कर दोगे, केमिकल्स भेजना शुरू कर दोगे, तो बाकी तो सबका बुरा हाल होगा। समझ में आ रहा है बात? इसलिए आपको इसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। समझ रहे हो बात? ये सही रखेंगे आप तो बाकी ऑर्गन सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक ही रहेंगे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जब हमें दवाई देता है, डॉक्टर जब हमें दवा देते हैं, तो उसमें आप चीज़ नोटिस करेंगे, आपको उसमें गैस का टैबलेट ज़रूर ऐड कर देंगे, एंजाइम्स ज़रूर ऐड कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई दिक्कत ना हो, गैस वैस ना बने, है ना, खाना वाना पचने में एंजाइम्स की दिक्कत ना हो, ये सारी चीज़ें वो ज़रूर कर देते हैं। टॉनिक वगैरह देते हैं जिससे कि अगर कमजोरी है तो उससे वो चीज़ें जो है पूरी हो सके, डाइजेस्टिव सिस्टम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बात? समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़ा जाए। देखिए बच्चों, ये जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग फूड इनटू एब्जॉर्बल सब्सटेंसेस। अब मैं आपको ढंग से इसको समझा देता हूँ, ज़रा गौर फरमाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस, यानी कि आप उसको यूजेबल कहिए, यूजेबल और एब्जॉर्ब हो सके उस लायक वो बनाता है। पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी, एक टर्म आया था बच्चों, जो स्टार्च है वो इनसॉल्युबल है, यानी कि इनएब्जॉर्बेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका बच्चों मतलब यही है, ध्यान से समझेंगे, कि अगर आप स्टार्च कंज्यूम करते हैं, अगर और मान लीजिए कि कंज्यूम नहीं करते, मान लीजिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपको एनर्जी की कमी है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स हमें पानी चढ़ाते हैं, है ना, हमें सलाइन चढ़ाते हैं, पानी चढ़ा, फिर वो पानी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें देते हैं। वो जो वाटर का बॉटल होता है उसमें कई बार बच्चों ग्लूकोज और अन्य दवाइयाँ दी जाती हैं, उसमें क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड वगैरह दिया जाता है, जिससे बॉडी में वीकनेस जो है, क्या बोलते हैं उसको, डिहाइड्रेशन जो है वो कम होता है, डिहाइड्रेशन जो है वो रुकता है। ये सारी चीज़ें बच्चों हमें उसके थ्रू दी जाती हैं, बाकी मेडिसिन्स जो है वो भी दिए जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ग्लूकोज ना दे करके, अगर उस पानी में अगर हम स्टार्च दें, ध्यान से समझिएगा, स्टार्च दें और वो ब्लड में सीधा जाएगा, तो क्या ब्लड उसको यूज़ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसका ये कारण है, आपको मैं फिर बहुत पहले पीछे लेके चलता हूँ, चेक वाले एग्जाम्पल पे। जैसे आपके पास एक चेक है, मान लीजिए आपके पास एक चेक है 50,000 रुपीज़ का, तो क्या ये यूजेबल है? क्या आप इसको नॉर्मल दुकान में चॉकलेट या बिस्किट खरीदने के लिए लेके जा सकते हो? नहीं ना। तो ये स्टार्च के फॉर्म में है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों कैश में। कैश में ये कन्वर्ट होगा, तब जा कर के आप इसका यूज़ कर पाएंगे, यानी कि तब जा कर के सॉल्यूबल हो पाएगा। तो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल का मतलब बस इतना है कि ये स्टार्च ब्लड में सॉल्यूबल नहीं है। जब तक ब्लड में सॉल्यूबल नहीं होगा, बॉडी उसको कैसे एब्जॉर्ब करेगा? क्योंकि ब्लड ही जो है वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबको ब्लड ही सारा चीज़ पहुंचाता है। तो सबसे पहले ब्लड में उसका सॉल्यूबल होना बहुत ज़रूरी है, ब्लड में उसको एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है, फिर ब्लड उसको बाकी जगह पे बच्चों पहुंचाएगा। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, ये सारे जो है सॉल्युबल फॉर्म है। तो बच्चों बहुत आसान भाषा में समझाऊं जो आप कभी नहीं भूलेंगे, वो ये है कि ध्यान दीजिएगा, ये फूड है जो आपने कंज्यूम किया। इमेजिन करिए सुबह में आपने चावल दाल सब्जी खाई, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिली? तो ये कंप्लीटली आपने उसको फूड कहा, चावल दाल सब्जी को एक वर्ड में। आपको आपको चावल में बच्चों, आपको चावल में
कार्बोहाइड्रेट मिला जिसको हम शॉर्टकट में कार्ब्स कह दे रहे हैं, ठीक है। दाल में बच्चों आपको प्रोटीन मिला, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। ओह, दाल लिखना था ना मुझे, एक सेकंड रुकिए मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो बच्चों दाल में जो है उसमें बच्चों आपको क्या मिल गया, आपको उसमें प्रोटीन मिल गया, है ना। सब्जी में जो है सब्जी में जो है आपको उसमें विटामिन, मिनरल्स प्लस फैट्स मिल गया, तेल का भी यूज़ करते हैं बच्चों। इनका ध्यान देंगे, कार्बोहाइड्रेट जो है इंटेस्टाइन में और माउथ में और क्या बोलते हैं उसको, स्टमक में, बोले तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में ध्यान दीजिएगा बच्चों। हमने खाना कहाँ भेजा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ये जाएगा और कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन होगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और बच्चों ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट ही स्टार्च है। प्रोटीन जो है वो टूटेगा और बच्चों अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा। फैट जो है वो फैटी एसिड में टूटेगा, ठीक है, फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। बस बच्चों इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। बस इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। समझ में आया बात। मतलब ये है कि जैसे अब मैं आपको फिर से समझा दूं, आखिर स्टार्च और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है। आपके पास बच्चों 1 रुपए के बहुत सारे सिक्के थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपके पास 10 सिक्के थे, कॉइन्स थे 1 रुपए के। आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, आपने क्या किया, इसका एक 10 का नोट ले लिया। बस यही स्टार्च है। और ये 1 1 रुपए के जो सिक्के थे बच्चों, ये ग्लूकोज थे। ये 1 1 रुपए के सिक्के क्या थे बच्चों, ग्लूकोज थे। तो वही काम करना है, स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्जन जो है वही क्या है, डाइजेशन है। वही क्या है, डाइजेशन है। तो ऐसे करने की ज़रूरत क्या है, आप पूछ सकते हो। इसकी ज़रूरत इसलिए है बच्चों क्योंकि आपका बॉडी कोई एक बॉडी नहीं है। बॉडी ऑर्गन से बना है, मतलब ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स से बना है, ऑर्गन्स टिश्यू से बने हैं, और अल्टीमेटली हमारा बॉडी सेल्स से बना है जो एक्चुअली में फंक्शन कर रहे हैं। क्लास 9 याद करिए, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हमारा बॉडी बना भी इसी से है, और जो भी काम हो रहा है आपके बॉडी में, जो कुछ भी हो रहा है वो आप नहीं, वो ये सेल्स कर रहे हैं। और बच्चों सेल्स कर रहे हैं तो ये एनर्जी, इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी इन सेल्स को है। और जाहिर सी बात है, सेल्स बहुत छोटे होते हैं और उनको छोटे लेवल पे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसीलिए उनको डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स देना बहुत ज़रूरी है। माँ आप यूँ समझिए ना कि आपको छोटा छोटा काम करना है, आपको 50 पैसे का, 1 रुपए का चॉकलेट खरीदना है, तो आप 100 का नोट क्यों लेके जाओगे। तो ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सेल को जितना छोटा काम होगा, मैंने 50 तरह का काम होगा इधर उधर इधर उधर, तो ग्लूकोज का यूज़ कर लेगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, टूटा हुआ फॉर्म मिलेगा उसको। बस यही कन्वर्जन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। बात समझ गए। तो यही बच्चों डाइजेशन है, जो मैं फिर आगे बताऊंगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, आप नोट करते रहिएगा अपने तरीके से। तो यही चीज़ है, इसी को बोलते हैं इनसोल्यूबल फॉर्म से सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्जन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। बात समझ रहे हैं आप। तो इसका काम बस इतना है कि प्रोटीन का अमाइनो एसिड में कन्वर्जन, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्जन, फैट का फैटी एसिड में कन्वर्जन, बस इतना ही काम है इसका। अब बाकी हम जो दे रहे हैं इसको फूड वाटर एयर के थ्रू, फूड वाटर के थ्रू, ये क्या करेगा, पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करे। पहुंचाने का मतलब ये ब्लड को दे देगा, अब ब्लड उसको पूरे बॉडी में पहुंचा देगा। मतलब यूँ समझिए ये वो मशीन है जहाँ से सारी चीज़ें बॉडी की तरफ मूव करेंगी। दैट्स इट। जो आप इसको दीजिएगा बॉडी को वही एब्जॉर्ब किया जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स हैं। जाहिर सी बात है कि एक सिस्टम है तो बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें होंगे शामिल, है ना। तो इसके जो ऑर्गन्स हैं उसमें पहले नंबर पे माउथ आता है, शुरू यहीं से होता है।
ईसोफेगस, माउथ के बाद अब अंदर देखेंगे तो माउथ से एक पाइप शुरू होगा जो पेट तक जाएगा, स्टमक तक, इसको ईसोफेगस कहेंगे। फिर पेट शुरू हो जाएगा जिसको स्टमक कहते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। हम सबको डिकोड करके समझेंगे। बच्चों माउथ से जो है माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन डाइजेशन से भी पहले यहाँ पे इंजेशन का काम होगा। इंजेशन जो है, फूड को माउथ में रखना जो है, वो इंजेशन कहलाता है। बच्चों इसके पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं, जैसे कि ये वाला स्लाइड देखिएगा। न्यूट्रिशन के बच्चों प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इसके पहले आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है 5 स्टेप में। न्यूट्रिशन कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स। हमारे में मतलब एनिमल्स में इन 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स में बच्चों न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट होता है। मतलब फूड को मुंह से रखने के बाद, फूड का डाइजेशन होने के बाद, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स बने हैं उसका बॉडी में एब्जॉर्ब होने से लेकर बॉडी से वेस्ट के निकलने तक, समझ में आया बात? खाने से लेकर निकालने तक, समझ में आया बात? चलिए, तो इसमें सबसे पहले बच्चों आएगा इंजेशन। फर्स्ट नंबर का इंजेशन, सेकंड नंबर पे डाइजेशन, थर्ड नंबर पे एब्जॉर्प्शन, फोर्थ नंबर पे एसिमिलेशन, 5 नंबर पे इजेशन। मैं रिपीट कर देता हूँ, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। 5 स्टेप्स आपको बच्चों याद होने चाहिए। तो ये सब प्रोसेस है, हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बच्चों इंजेशन जो है, इंजेशन केवल इतना है कि फूड को आपको माउथ में रख लेना है। इनटेक ऑफ फूड इनटू ओरल कैविटी, ओरल कैविटी मतलब माउथ में रख लेना जो है फूड को, ये इंजेशन कहलाता है। इसको क्यों लिया गया है न्यूट्रिशन के प्रोसेस में? जाहिर सी बात है, जब तक आप फूड को अपने माउथ में नहीं रखोगे तब तक आगे का काम कैसे शुरू होगा? बच्चों इन सब में सबसे लंबा प्रोसेस जो है वो डाइजेशन का है। तो ये क्या है, पिछले वाले स्लाइड में मैंने समझाया कि ब्रेक डाउन, ध्यान दीजिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। मैं इसको एक स्लाइड में समझाऊंगा क्योंकि पूरा चैप्टर ये मतलब ये जो पूरा टॉपिक है इसी पर डिपेंड करता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने पहले समझा दिया है, फिर मैं समझा रहा हूं। डाइजेशन, पाचन इसको हिंदी में बच्चों हम लोग कहते हैं। मैं लिख देता हूं, कन्वर्जन, डाइजेशन, हाँ ठीक है, विजिबल है। देखिए, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स या फिर इनसॉल्यूबल या फिर इनएब्जॉर्बेबल भी आप कह सकते हैं, फूड इनटू सिंपल या फिर सॉल्यूबल फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ, यहाँ पे टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया है कि आपके पास बच्चों क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बच्चों क्या है, तो कहोगे सर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, न्यूट्रिएंट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मतलब ये ब्लड में सॉल्यूबल नहीं है। अनटिल अनलेस से ब्लड में सॉल्यूबल होगा तब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। मतलब ब्लड में इसको पहले एब्जॉर्ब होना होगा, सॉल्यूबल होना होगा, घुलना होगा, उसके लिए इसका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब ये करेगा कौन, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा, पूरा जो डाइजेस्टिव में देख रहे हो जो भी पार्ट्स, वो सब मिल करके ये काम करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा, तो बच्चों कोई ना कोई पर्टिकुलर एंजाइम होगा। यानी कि एंजाइम यहाँ पे क्या है, तो कहोगे सर ये कटर है, कटर, कटर मतलब काटने वाला। आप खुद समझिए ना कि आपके पास एक बड़ी सी पेंसिल है मान लीजिए, ठीक है। आप एक बात बताइए, बड़ी सी पेंसिल जो है ये तब तक आप इसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको काटने के लिए चाकू तो चाहिए ना, या कुछ तो चाहिए।
बिना किसी एक्सटर्नल मीडियम के हेल्प से आप इसको कैसे तोड़ोगे? तो एंजाइम का काम यही है कि ये तोड़ने का काम करता है, काटने का काम करता है बच्चों। एंजाइम जब तक नहीं होगा तब तक ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट, ये अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और मैंने पहले ही बताया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है। तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में एक साथ बंधे होंगे, एक साथ होंगे, तो उन्हें स्टार्च या कि कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे। करना कुछ नहीं है, समझे कि इस पे एंजाइम पोर कर दिया गया, डाल दिया गया, तो ये एंजाइम्स जो केमिकल्स हैं ये इनको तोड़ के इनको अलग अलग कर देंगे, अलग 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 अलग, दैट्स इट। तो ये जो बच्चों केमिस्ट्री की भाषा में इसको कहते हैं पॉलीमर। केमिस्ट्री की भाषा में बच्चों इसको कहते हैं पॉली मतलब एक से ज़्यादा, ये पॉलीमर्स हैं, ये पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। और ये आसान सी भाषा में मोनोमर कह दीजिए, मोनो मतलब सिंगल होता है, दैट्स इट। मतलब ये है, मैं बहुत आसान, मैं चाहता हूँ आप समझ जाओ। ये ऐसे है कि जैसे आपके पास मोतियों की एक माला है, तो ये तो बहुत सारे मोती हैं, तो ये पॉलीमर है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट है। आपको सब मोती को अलग अलग कर देना है, दैट्स इट, हो गया, ये ग्लूकोज हो गया। काटने के लिए आपको कैंची की ज़रूरत है, वो एंजाइम हो गया। आई होप आपको डाइजेशन समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? तो ये एक प्रोसेस है ना, ये एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, जहाँ पे फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म का डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन मतलब सिंपली क्या कहिएगा? ब्रेक डाउन, टूटना कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपल फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम बच्चों एक बायो कैटेलिस्ट भी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बायो कैटेलिस्ट इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में बनता है, और कैटेलिस्ट का मतलब ये एक रिएक्शन को फास्ट करता है, रिएक्शन को इनेबल करता है होने में। डाइजेशन बच्चों समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो डाइजेशन, अच्छा एक और चीज़ बच्चों, अभी डाइजेशन सिस्टम पूरा पढ़ेंगे हम लोग अभी। बच्चों एक और याद रखिएगा, पूरे ये 5 स्टेप में सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेस है और सबसे क्या कॉम्प्लेक्स भी है। बच्चों डाइजेशन को हमने 2 पार्ट में बांटा है, मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा है, ध्यान से समझिएगा। कई बार क्या होता है कि हम डाइजेशन को बस इतना समझते हैं कि खाना डाइजेस्ट हो गया, पच गया, एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं है, एनर्जी मिलना दूसरा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है। तो देखिएगा ध्यान से, एक है मैकेनिकल डाइजेशन। बच्चों मैकेनिकल जहाँ पे चीज़ आ गया वहाँ पे पार्ट्स आ जाएंगे, मतलब फिजिकल चीज़ें वहाँ पे मौजूद हो जाएंगी। मैकेनिकल मशीन से बना है, चीज़ें छोटी बड़ी काटी साइज में शेप में चेंज हो सकता है यहाँ पे, बस फिजिकल। देखिए यहाँ वर्ड भी है फिजिकल ब्रेकडाउन, मतलब फिजिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ? कोई बड़ी चीज़ है उसको काट के छोटा छोटा करना है, ठीक है, क्योंकि पहले तो यही काम करना ज़रूरी है ना, तब तो आगे का काम आसान सॉरी आसान होगा। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन जो है बच्चों, इसको ये क्या हो जाएगा? तो च्यूइंग का प्रोसेस जो हम लोग करते हैं, चबाने का प्रोसेस, यही मैकेनिकल डाइजेशन है। वैसे साइंस में चबाने को बच्चों मैस्टिकेशन कहा जाता है, याद रख लीजिए क्या कहा जाता है बच्चों? मैस्टिकेशन, दांत से फूड का चबाना। ये डाइजेशन का पहला काम हो गया, क्योंकि पहले फूड छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होंगे। क्यों होंगे? ताकि एंजाइम्स अच्छे से काम कर सके, फूड का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए, क्योंकि जितना छोटा होगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसका। अब क्योंकि ये दांत का काम था, तो ये केमिकल का तो कोई काम था नहीं, है ना, फिजिकल ब्रेकडाउन था। अब आएगा बच्चों एंजाइम का काम, जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। ये तो केवल बच्चों माउथ में हुआ है, लेकिन ये सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा बच्चों एंजाइम्स का, क्योंकि यही वो काम करेंगे। छोटे छोटे पीसेज में फूड का कन्वर्जन हो गया, अब इस पे एंजाइम आएगा, अब ये तोड़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, तो ये इनका काम होगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब जब बच्चों खाना डाइजेस्ट हो गया है, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर बॉडी को अब देना ज़रूरी है, बॉडी को उसको दिया जाना है, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, अब इन सब का क्या होगा बच्चों? इन सब का जो है फैटी एसिड, इन सब का एब्जॉर्प्शन होगा।
एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब बच्चों क्या हुआ कि खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब यहाँ से पूरे बॉडी को जाना है, बॉडी को कैसे जाएगा, तो ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर पूरे बॉडी को पहुंचा देगा, दैट्स इट। अब जब बच्चों बॉडी को खाना चला गया है, बॉडी को खाना चला गया, एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, तो बॉडी उसको क्या करेगा, यूज करेगा। बस यूज को ही एसिमिलेशन कहते हैं, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी सेल्स। माने आपने जो खाना दिया है, जो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं उसे, वो यूज होगा, उसको हम एसिमिलेशन कह देंगे। यानी कि पहले आपको चेक दिया गया, चेक हो गया इंजेक्शन, उसको आपने तोड़ा, कैश किया, डाइजेशन। अब डाइजेशन करने के लिए हो सकता है आप एजेंट के पास गए हो, मैनेजर के पास गए हो, तो दो काम ये हो गया। उसके पास आप क्या करोगे, पैसा आपके पास आ गया, माने आपके पास पैसा आ गया, एब्जॉर्ब हो गया, अब उसको यूज़ करोगे, आप एसिमिलेट करोगे। बेमतलब की चीज़ें भी आपने खरीद ली होंगी तो उसको आप फेंक दोगे। तो डाइजेशन के बाद बॉडी में होता क्या है कि कुछ वेस्ट रह जाता है। आप एक बात बताइए, जब बाहर से आप सब्ज़ी खरीद के लाते हैं, तो मान लीजिए 500 ग्राम आपने सब्ज़ी खरीदा है या फ्रूट खरीदा है, तो 300 से 350 ग्राम जो है उसमें से मटेरियल निकलता है। 100-150 ग्राम तो छिलका निकल जाता है, ये थोड़ी काम होता है इसका। तो बॉडी उसको बाहर कर देगी, जो बॉडी में घुसे नहीं है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं किया है, इसका ज़रूरतें नहीं है, तो बॉडी इसको निकाल देगा, इजेस्ट कर देगा। इसको डेफिकेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डेफिकेशन, मतलब बॉडी से बाहर कर देना फीकल मैटर के थ्रू। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है इससे बाहर चला जाएगा। क्लियर है बात। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एंजाइम का रोल हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले बच्चों अब मैं थोड़ा डिटेल में जाने वाला हूँ, ज़रा गौर फरमाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को समझ लेते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई बच्चों डाउट हो ज़रूर पूछ लीजिएगा। बच्चे पूछ नहीं रहे हैं, बस एक दो बच्चे ही एक्टिव हैं, शर्म आ रही है लगता है। देखिए, हम बच्चों क्या करेंगे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी पार्ट्स हैं उनको हम अलग करते हैं। हमने सारे पार्ट्स को दो कैटेगरी में डाल दिया। एक कैटेगरी बनाया बच्चों हमने एलिमेंट्री केनाल का, और दूसरा कैटेगरी बनाया हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स भी इसमें शामिल होंगे, मतलब जो एंजाइम तो रिलीज नहीं करेंगे लेकिन बाकी चीज़ें देंगे जिनका हेल्प होगा डाइजेशन। एलिमेंट्री केनाल क्या है बच्चों, एलिमेंट्री केनाल में सबसे पहले बच्चों आ जाएगा माउथ। माउथ को बच्चों आप ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहोगे। उसके बाद बच्चों फेरिंग्स आ जाएगा, गला वाला पार्ट। उसके बाद बच्चों आपका ईसोफेगस आ जाएगा। ईसोफेगस बोले तो फूड पाइप। ये कहाँ जाके खुलेगा बच्चों, स्टमक में। स्टमक अब इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों शुरू होता है ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, मैं फिर भी इसको अलग लिख दिया हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि आपको याद रह सके, इसलिए मैंने उसको अलग लिखा है। विजिबल है, हाँ है। उसके बाद बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कोलोन भी कहते हैं बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, तो कोलोन तो आएगा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, तो इसको आप कोलोन कह लीजिए। उसके बाद बच्चों इसी में जब आगे बढ़ेंगे डिसेंडिंग कोलोन वाले पार्ट में, तो इसी में बच्चों आपको रेक्टम देखने को मिलेगा। मलाशय, यहीं पे आपका पॉटी जमा होता है, और फिर एनल केनाल और एनस, जहाँ से आपको पॉटी को बाहर निकालना है, वेस्ट को। ठीक है बात। चलिए, आखिर इसको अलग किस बेसिस पे किया गया, देखिए ऐसे समझिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि एक ट्यूब है, इस तरह का ट्यूब है, ये ट्यूब जो है ये स्टमक, फूड पाइप, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है। ये रहा बच्चों आपका फूड पाइप, ये स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो ये क्यों है, क्योंकि बच्चों ये एक ही ट्यूब है, ये एक ही ट्यूब है, एक ही पाइप है।
एक को खींचोगे सब बाहर आ जाएगा, अलग अलग नहीं है। इसी को बच्चों बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आ रहा है? बाकी के जो ग्लैंड्स हैं वो अगल बगल में, जैसे यहाँ पे बच्चों लीवर है, यहाँ पे बच्चों पैनक्रियाज है, माउथ में आपको सलीवरी ग्लैंड देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए इसको अलग किया गया है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में बच्चों क्या क्या आएंगे देखिए। तो सबसे पहले तो आपके माउथ का जो सलीवरी ग्लैंड है जिससे लार निकलता है, खाना का अगर अच्छा खाना का नाम ले लिया जाए तो अभी आपके मुंह से पानी आ जाएगा, इसी से निकलता है। उसके बाद बच्चों जाइए आप गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जो पेट में मौजूद होगा। पेट में जाने के बाद यही ग्लैंड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी के एंजाइम्स रिलीज करते हैं। लिवर है बच्चों, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। पेनक्रियाज है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड है बच्चों, जो इंटेस्टाइन में जाने के बाद खाना जो है यहाँ से एंजाइम्स रिलीज होंगे। अकेला एक लिवर जो है बच्चों ये डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, इसीलिए मैंने एक वर्ड के लिए मतलब एक एक्सेप्शन था, इसलिए एक्सेसरी ग्लैंड लिखा था। अब मैं एक एक करके बाकी चीज़ें समझाते चलूँ आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माउथ। माउथ में बच्चों क्या क्या मिलेंगे बच्चों? सबसे पहले तो हमें बच्चों टीथ मिलेंगे, टंग मिल जाएगा, ये दो चीज़ें, और एक सलीवरी ग्लैंड। एक नहीं 3 पेयर होते हैं, मतलब सलीवरी ग्लैंड्स। बात समझ में आ रहा है बच्चों? मैं सब डिटेल में बता रहा हूँ। बच्चों पहले हम लोग टीथ की बात कर लेते हैं। टीथ बच्चों निकलने के बेसिस पे, मतलब कितनी बार निकलते हैं लाइफ में? 2 बार निकलते हैं। पहली बार जो दांत आता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ बच्चों, इनके और नाम हैं, आप इनको मिल्क टीथ भी कह सकते हो। दूध का दांत आपने सुना होगा, मिल्क टीथ भी कह सकते हो। इससे दूध नहीं, ऐसा नहीं समझिए ये दूध से बना हुआ है, ये गलती मत कीजिएगा, मैं बताता हूँ। आप इसको बच्चों प्राइमरी टीथ भी कह सकते हो, प्राइमरी टीथ। बच्चों तो एक ही दांत के कितने नाम हो गए बच्चों? 3 नाम हो गए। टेम्परेरी इसलिए बच्चों क्योंकि ये टूटना शुरू करेगा, ये हमेशा के लिए नहीं है। मिल्क टीथ इसलिए बच्चों क्योंकि ये छोटे बच्चों में होता है, उस टाइम पे ज़्यादातर बच्चे दूध ही पीते हैं। प्राइमरी इसलिए बच्चों क्योंकि ये पहली बार आता है। प्राइमरी का मतलब पहला, प्राथमिक। समझ में आया बात? अब इनके नंबर की बात कर लेते हैं बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। इनका जो टोटल नंबर है याद करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा बच्चों। इनका जो टोटल नंबर है वो 20 है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 20 ही होते हैं टोटल। अच्छा, ये आते कब से कब है ये भी मैं बता दूं बच्चों। ये 6 मंथ से आना शुरू होंगे, ये सब क्वेश्चन नहीं आता ये वाला, मैं सही बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये 2 साल तक बच्चों, 2 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाते हैं 20 नंबर, ठीक है। 6 या 7 साल से ये टूटना शुरू करते हैं, है ना, ये टूटना शुरू करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इस एक और चीज़ मैं बता दूं बच्चों, कलर चेंज कर लेता हूँ, बोर हो गए होंगे आप एक ही कलर से। देखिए इसमें टाइप्स कितने होंगे तो आपको आगे बताया जाएगा। टाइप्स ऑफ टीथ में दांत 4 तरह के होते हैं, मैं अभी ही बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा बच्चों प्लीज़। दांत जो हैं अभी के बेसिस पे, मतलब अभी आपके पास जो दांत होंगे 4 तरह के होंगे। इंसीजर्स, 2 नंबर पे बच्चों केनाइन्स, 3 नंबर पे बच्चों प्री मोलर्स, और 4 नंबर पे बच्चों मोलर्स। इनके भी नंबर्स मैं बताऊंगा और फंक्शन भी। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं बताइए तो टोटल इनका नंबर 32 होता है परमानेंट में। तो बच्चों में 20 करना है। अगर मान लीजिए इनका नंबर 8 है, इनका नंबर 4 है और इनका नंबर 12 है, तो इनका कितना होना चाहिए? 12 है 20 और 4 कितना हो गया? 24। तो इनका नंबर 8 होना चाहिए। तो अगर 8 गायब करेंगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। तो अगर आप कहते हो सर प्रीमोलर नहीं होता है तो बच्चों में 24 होना चाहिए, मोलर नहीं होता है तब 20 हो जाएगा बच्चों। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि मोलर होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। यही तो बात है, यही तो कॉन्सेप्ट है। दे हैव मोलर्स बट दे डोंट हैव प्रीमोलर्स। होता क्या है मैं बता दूं, देखिए मोलर्स नहीं होंगे तो दांत से खाना चबाएगा बच्चा कैसे? क्योंकि फिर भी 6-7 साल तक तो रहता है।
तो मोलर्स का होना ज़रूरी है, प्री मोलर्स नहीं होता। अब देखिए मोलर्स 12 नहीं 8 ही होते हैं, ठीक है, और इसका जो 4 बचा इसमें जोड़ दीजिए, हो गया 12, तो 20, 32 में से 12 गया तो टोटल 20 हो गया। याद रखेंगे प्री मोलर्स नहीं होते हैं बच्चों में, मोलर्स होते हैं। नंबर्स में आपको बता दिया, फिर मैं आपको आगे बता दूं। तो दांत के बारे में एक कहानी हो गई। दांत का स्ट्रक्चर मैं समझाता चलूं आपको। ये दांत का स्ट्रक्चर है बच्चों, देखेंगे ध्यान से। देखिए ये कॉमन से टिपिकल सा दांत का स्ट्रक्चर है, सब पे ध्यान नहीं देना है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलूंगा। बच्चों दांत की विजिबिलिटी के आधार पे, मतलब दांत का कौन सा हिस्सा दिखता है कौन सा हिस्सा नहीं दिखता है, उसके बेसिस पे हमने दांत को 3 पार्ट में बांटा है। जो दिख रहा है बच्चों, जो दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन, विच इज विजिबल टू अस, वाइट वाला पार्ट। क्योंकि दांत केवल वही नहीं है जो दिख रहा है, दांत अंदर भी है। आपका जो मसूड़ा है बच्चों, जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, ये मसूड़े वाला पार्ट है, गम वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं बच्चों नेक, गर्दन। और जो जबड़े में घुसा हुआ है बच्चों, ज़्यादा दांत जबड़े में है, जौ में घुसा हुआ है, जौ जो आपका हड्डी है उसमें, इसको बोलते हैं बच्चों रूट। याद रहेगा, सबसे ऊपर वाला क्राउन, क्राउन का मतलब ही मुकुट होता है सबसे ऊपर, नेक मतलब गर्दन बीच में है, रूट मतलब जड़ जो अंदर से धसा हुआ है जबड़े में। ठीक है बात? किस बेसिस पे? विजिबिलिटी के बेसिस पे। अब लेयर बाय लेयर चलेंगे बच्चों। इतनी बात समझ में आई? केवल जो मैं बता रहा हूँ उसी पे ध्यान दीजिएगा, जो लिखा है इस पे ध्यान मत दीजिएगा। बच्चों जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है दांत का, ये उजला वाला सफेद वाला भाग सबसे ऊपर होता है बच्चों, ये इनेमल कहलाता है। याद रख लीजिए, इनेमल। बच्चों एक और चीज आप याद रख सकते हैं, ये बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट, सबसे हार्ड पार्ट यही है बॉडी का, सबसे हार्ड। बच्चों इसमें कैल्शियम और थोड़ी मात्रा में कार्बोनेट भी होता है। कैल्शियम की वजह से वाइट और कार्बोनेट की वजह से टफ होता है। फॉस्फोरस इसमें बहुत हेल्प करता है इसको बनने में, याद रखिएगा। उसके भीतर जाइएगा एनिमल के अंदर तो आपको डेंटाइन मिलेगी, जो पीला वाला भाग देख रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा, इसको डेंटाइन कहते हैं। दांत का 90% भाग यही होता है, मैक्सिमम भाग, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, डेंटाइन। एक और चीज़, ये येलो कलर का होता है बच्चों, यानी कि व्हाइट के नीचे येलो। आपने कभी नोटिस किया कि हमारा जो दांत है, नॉर्मली हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा दांत वाइट हो क्रिस्टल की तरह, फिर कभी कभी दिखता है कि कुछ लोगों का दांत थोड़ा पीला होता है, चाहे जितना ब्रश कर ले। बच्चों दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है, ये नेचुरल कलर है। अगर आपके दांत में हल्का पीलापन है, घबराइए मत, आपका दांत बहुत हेल्दी है, नेचुरल है वो। समझ में आ रहा है बात? अब भाई कुछ लोग ये मत सोचना कि मेरा दांत बहुत पीला तो अच्छा है, नहीं, हल्का पीलापन। तो ये बीच वाला हिस्सा है, सबसे ज़्यादा वाला हिस्सा है, मैक्सिमम पार्ट यही ऑक्यूपाई करता है। फिर अंदर जाएंगे तो सीमेंटम मिलेगा, तो अंदर थोड़ा कवर कर लेता है। फिर उसके अंदर जाएंगे तो आपको पल्प कैविटी मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, नसें जो देख रहे हैं, नसें और नर्व्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। नर्व्स का मतलब जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है। आपको दांत में झंझनाहट होती है कि नहीं होती है? ठंडा या गर्म खाते हैं, याद करिए, प्रचार देता है टूथपेस्ट है, आपको झंझनाहट होती है, तो ठंडा या गर्म खाइएगा आप, कूल या हॉट, तो आपको झंझनाहट होगी, उसको बोलते हैं सेंसिटिवनेस, यानी कि आपका दांत सेंसिटिव है। हल्का फुल्का है तो दिक्कत नहीं। तो ये सेंस कौन करता है? तो नर्व्स करते हैं। माने किसी भी चीज को फील करने का काम किसका होता है? न्यूरॉन्स का। और न्यूरॉन्स के क्या बोलते हैं उसको, कलेक्शन को नर्व्स कहते हैं। तो नर्व्स और ब्लड वेसल्स, दांत जिंदा होता है, उसको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो ब्लड वेसल्स की भी ज़रूरत है ताकि ब्लड जाके उसको खाना पानी दे। तो दो चीज़ें जो हैं आपस में मिलेंगी एक साथ, इस गुच्छे को हम लोग बोलते हैं पल्प। पल्प का मतलब होता है गुद्दा, जैसे किस तरह से फल का गुद्दा होता है, पल्प। कैविटी मतलब हो गया स्पेस, तो जिस स्पेस से जाएगा, और पल्प मतलब ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स का गुच्छा, इसलिए उसको सबसे भीतर सेंटर मोस्ट पार्ट पे अंदर तक जाता है, पल्प कैविटी कह देते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब आपको क्या पूछेगा एग्जाम में बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। जो पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। पूछेगा आपसे कि डेंटल कैरी क्या होता है। आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, येलो बॉक्स में देख लीजिएगा। डेंटल कैरी क्या होता है? ओह अनविजिबल हो, सॉरी इनविजिबल हो गया, मैं नीचे लिखता हूँ, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। आप बच्चों नोट करते चलिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। देखिए डेंटल कैरी आपसे पूछेगा बच्चों। डेंटल कैरी का मतलब टूथ डीके। अरे
खोड़िला जिसको बोलते हो, कैविटी बोलते हो, मैं उसको समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, ध्यान समझना, कि हमारे दांत में एक एंजाइम होता है जो मैं आपको बताऊंगा, एमाइलेज, जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, और एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। एक एंजाइम कौन सा होता है बच्चों? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंफॉर्मेशन के बेसिस पे याद कर सकते हैं। बच्चों डाइजेशन में इसका रोल इंपॉर्टेंट है, एमाइलेज का, स्टार्च का डाइजेशन करता है सिंपल शुगर में। ये बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरियल साइड एंजाइम है ये, बैक्टीरियल साइड, किल बैक्टीरिया। तो ये एंजाइम हल्के एसिडिक फॉर्म में होते हैं, बस इतना समझिए। अब जाहिर सी बात है, एसिडिक केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा, वो कोरोसिव होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को ये नष्ट कर सकता है, झाड़ सकता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है? तोड़ना, हटाना। तो आप अगर मीठा खाते हैं, ध्यान समझिएगा, आप अगर कोई भी मीठा खाते हैं, शुगर जो है आप कंज्यूम करते हैं, तो आपके मुंह में बच्चों एक और बात याद कर लीजिए, बैक्टीरिया का घर है वो, हमेशा रहता है। आपको अगर देखना है तो बस 2 दिन ब्रश मत करो, मुंह से बदबू आने लगेगा, पता चल जाएगा मुंह में बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया इस शुगर को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन के बाद इससे जो प्रोडक्ट बनता है, एसिड वगैरह बनता है, और एसिड हमारे मुंह में है ही, दांत का कोरोजन होता है, दांत में यहाँ गड्ढा होने लगता है, कोरोजन होने लगता है। बस ध्यान से सुनिएगा। तो आप बताइए, यहाँ पे जब गड्ढा बनेगा, कैविटी बनेगा, खोड़ीला होगा, तो यहाँ पे तो आपका न्यूरॉन्स है। अब यहाँ से जो फील हो रहा था, सोचिए यहाँ से यहाँ तक आने में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस आपका कवर कर रहा था, तो आपको वहाँ सेंसिटिविटी फील हो रही थी, झंझनाहट। अगर आपको सीधा नर्व्स को छुआ जाए तो आपको 1000 टाइम्स ज़्यादा फील होगा। बात समझ रहे हो? सीधा न्यूरॉन्स को कोई आप घाव वगैरह हो जाता है बच्चों, तो जब घाव होता है तो आप देखेंगे स्किन छिला जाता है, और उसके अंदर छूने पे बहुत ज़्यादा तेज झंझनाहट होती है, क्योंकि सीधा हम न्यूरॉन्स को टच करते हैं, ब्लड वेसल्स को टच करते हैं। तो अगर सीधा इन्हें टच करेंगे तो हमारी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ा के हमको एहसास करवाएगी। इसीलिए खोड़िला के बाद दर्द होता है, क्योंकि सीधा का सीधा गर्म ठंडा यहाँ जाता है, जो कि वो किसी भी सेंस को 1000 गुना 100 गुना टाइम से बढ़ा देते हैं। तो इसको ठीक कैसे करें? तो आप कोई भी मीठा खाते हैं तो दांत को साफ करें, फ्लश करें, धागे से साफ कर लीजिए आप। और फ्लश का मतलब तेज उड़ उड़ करके फेंक दीजिए उसको मुंह से, ठीक है? मतलब उसको क्या बोलते हैं, गागल कर लीजिए बढ़िया से, दांत में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। रात को तो बिल्कुल मीठा खा के मत सोइए, ठीक है? तो ये हो गया बच्चों। अब मैं आपको परमानेंट टीथ के बारे में बता दूं। दूसरा जो हमारा सेट है बच्चों दांत का, पहला हमारा क्या था? टेम्परेरी टीथ, या फिर प्राइमरी टीथ, या फिर मिल्क टीथ। उसके बाद है बच्चों हमारा दूसरा सेट, मतलब एक बार जब दांत टूटी तो दोबारा आएगा, ठीक बात? तो एक बार जब दांत टूटेगा तो कौन सा दांत आएगा बच्चों? परमानेंट टीथ आएगा। मने ये भाई, ये गया तो आएगा नहीं दोबारा, इसका ध्यान अच्छे से रखना है। तो इसमें टाइप्स कितने होंगे ध्यान दीजिएगा, 4। पहले नंबर पे बच्चों इंसीजर्स, दूसरे नंबर पे बच्चों केनाइन्स, नुकीला दांत जो राक्षस की तरह है, लॉयन टाइगर कुत्ते की तरह है, मांस खाने वाला दांत। बहुत लोग इसलिए मांस खाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास केनाइन है। अरे वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। हम पहले जानवर थे, अब आदमी हो गए हैं, तो धीरे धीरे ना गायब होगा जी। एवोल्यूशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ या तो बनता है या गायब होता है। जिसका यूज़ खत्म होता है धीरे धीरे गायब हो जाता है। प्री मोलर्स, ये खाना चबाने और तोड़ने में काम आएगा। मेन खाना चबाने का काम मोलर्स का है। नंबर्स की बात मैं बता दूं बच्चों, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे सामने के जो आपके दांत है, सामने के, कोई बच्चा, कोई 2-3 साल 5 साल का बच्चा को आप परेशान किए, दांतें काट लेगा आपको। तो देखिएगा 4 गो नीचे से निशान होगा, 4 गो ऊपर से। तो 4 नीचे प्लस 4 ऊपर, एकदम सामने वाले। टोटल कितने हो गए? 8। दोनों जबड़ों में, मतलब एक जबड़ा ये और दूसरा जबड़ा ये, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 हो गया। केनाइन्स 2 नीचे 2 ऊपर, नुकीला वाला दांत, एक इधर और एक इधर, सेम ऊपर कर लीजिए। प्री मोलर्स 2 2 दोनों बगल में, 1 2, 1
2, तो दो दो ऊपर भी कर लीजिए, तो कितना हो गया 4, इधर 2 इधर 2, तो 4 + 4 8। मोलर्स दोनों एक में दोनों साइड 3 3 होंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो यानी कितने हो गए, एक सेट मैंने एक जॉ में 6, दूसरे जॉ में 6, जोड़ लिया जाए बच्चों। ऊपर वाला कितना हो गया बच्चों 8, ऊपर वाला मतलब इंसीजर्स दोनों मिला के 8, केनाइन्स दोनों मिला के दोनों जबड़ों में 4, प्री मोलर्स 8 और मोलर्स 12, टोटल 12, 8 24, 24 और 8 32। याद रखिएगा, एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं, देखिए गॉड, देखिए फॉर्मूला में क्या याद रखिएगा, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू 2, याद कर लीजिए। इसका रूट फॉर्मूला क्या है, तो ICPM, सेम नीचे लिख लीजिए, ICPM मल्टीप्लाइड बाई 2। मैं बताता हूँ, देखिए ऊपर नीचे का मतलब क्या है, ऊपर वाला जबड़ा नीचे वाला जबड़ा, तो इंसीजर्स कितने हुए 4, तो मैं 2 क्यों लिखा हूँ, इधर इस आई के बदले 2, अरे भाई तो फिर नीचे भी तो है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं, एक साइड का 2 दूसरे साइड का 2, तो 2 दूनी 4, ये क्या है, तो C के 9 का है, एक और एक 2, ठीक है, ये 2 प्रीमोलर का है, 2 2 4, तो 4, और ये मोलर का है 3 दूनी 6, तो 6, फिर नीचे भी सेम जाएगा ये वाला, तो नीचे वाला को कौन डिनोट कर रहा है, ये, तो याद रखिएगा ICPM बाई ICPM इंटू 2, ये मैथ का फॉर्मूला नहीं, तो ये कट के गायब हो जाएगा, 2 ये वो दांत बचेगा, इस तरह थोड़े होता है, ये कट जाएगा 2 को बचेगा, ऐसा मैथ का नहीं है, ये बायो का है। तो याद रखिए 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू 2, ICPM बाई ICPM इंटू 2, क्लियर है बात, याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, दांत का हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब एंजाइम्स पे आते हैं बच्चों। एंजाइम्स पे आने से पहले मैं आप लोगों को टास्क देता हूं, प्लीज़ आप घर पे NCERT पढ़िए, और जहां तक मैंने पढ़ाया है प्लीज़ आप क्वेश्चंस सॉल्व करिए, और क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद देखिए कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। एंजाइम्स की क्लास बच्चों, आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।